तो हम बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखने की, जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में आ जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सीधा समझो कि किसी चिकने पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, तो यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ गई क्या? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक इंसिडेंट के चित्र को हमने दिखाया है। यहाँ ध्यान से देखो, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, एक परावर्तक पृष्ठ है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, अभिलंब है और आपतन बिंदु है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आपतित किरण। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, क्या बोला हमने? किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है बेटा? आपतित किरण कहलाती है। उसके बाद क्या है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। इसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने? परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है बेटा? परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखो क्या बचा? अभिलंब। अभिलंब क्या होगा? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ, क्या बोला मैंने? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया कोई भी लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसके बाद क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण देखो क्या है, किस किस के बीच बना? ध्यान से देखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब। तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण देखो किस किस के बीच बना बेटा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो डेफिनेशन क्या हुई? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब क्या बचा? परावर्तक पृष्ठ। तो वह पृष्ठ जिससे परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो सारी डेफिनेशन हमने रिवाइज की, एक बार पुनः मैं रिवाइज करता हूं। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण, आपतन बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण आकर मिलती है, अभिलंब आपतन बिंदु पर लंबवत खींचा गया लंब, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, परावर्तक पृष्ठ जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। क्या बात करते हैं? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला नियमित और दूसरा अनियमित। तो अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें दो चित्र दिए, चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2। इसमें ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि कौन सा चित्र अच्छा है, कौन से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको पसंद करो तो कौन सा करोगे, ए या बी? तो आप करेंगे ए बेटा। क्यों? देखो ध्यान से, सारी किरणें एक नियमित रूप से लाइन से आई हैं और नियमित रूप से गई हैं। और यहां देखो इसमें बी में देखेंगे कि नियमित रूप से आई हैं लेकिन बिखर गई हैं, उल्टी सीधी गई हैं। तो बात समझ आई? तो पहला है हमारा नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं और एक नियमित व्यवस्था में, देखो ना, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से गई हैं, तो ये कहलाता है नियमित परावर्तन। बात समझ में आ गई? और अनियमित क्या होता है? यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक नियमित व्यवस्था में न जाकर अव्यवस्थित रूप से जाती हैं, क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गई? कितने प्रकार के परावर्तन के? दो, नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित में मतलब व्यवस्थित आएंगी व्यवस्थित जाएंगी, अनियमित में नियमित आएंगी लेकिन अव्यवस्थित जाएंगी। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के लिए आपको ध्यान से इसी चित्र को देखना होगा, इस वाले चित्र को देखेंगे एक बार पुनः। परावर्तन के नियम। पहला नियम, परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोला मैंने? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या बोला हमने?
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम। दूसरा क्या है, ये कौन सा कोण है बेटा, आपतन कोण। ये कौन सा कोण है बेटा, परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कितने नियम पढ़े, 2। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा था आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूं कोण आई बराबर आर। ठीक है, ये हो गए परावर्तन के नियम। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, पहला प्रकाश को पढ़ा, फिर प्रकाश के गुण पढ़े, परावर्तन को पढ़ा, परावर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, परावर्तन के प्रकार पढ़े। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्पण। क्या है वो, दर्पण। मैं हाथ से कर लेता हूं, वही है। तो बात करते हैं बेटा दर्पण। दर्पण, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं दर्पण इंग्लिश में, मिरर। मिरर क्या है, दर्पण एक ऐसा, दर्पण क्या होता है, दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है, दर्पण किसी कांच के समतल अथवा खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर किया जाता है लाल ऑक्साइड अथवा पारे की कली का पेंट किया जाता है। तो दर्पण क्या है, कांच का एक भाग होगा जिसके एक पृष्ठ पर आप लाल ऑक्साइड अथवा पारे की कली का पेंट कर देंगे, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखो दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन डेफिनेशन देखेंगे। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। देख लेंगे, ये है, मान लो ये समतल है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया, पेंट कर दिया, और ये वाला जो हो गया ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण को बनाने का सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो गोलीय दर्पण को देखते हैं। एक कांच का आप खोखला गोला लेंगे कांच का क्या लेंगे, खोखला गोला लेंगे। बेटा कांच के खोखले गोले को काट देंगे, यहां से मान लो काट दिया, ठीक है। ये वाला पृष्ठ ले लिया मैंने, मान लो ये यहां उठा के रख लिया, ठीक है। इसके एक सिरे पर क्या कर दो, पेंट कर दो। किस किस का किया है, लाल ऑक्साइड अथवा पारे की कली का पेंट किया है। ये वाला पृष्ठ रह गया परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आ गई है। तो क्या बोला हमने, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन जो याद करेंगे, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड अथवा पारे की कली का पेंट कर दिया जाता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, उत्तल और नंबर 2 अवतल। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। मैं 2 चित्र बनाता हूं, दोनों को ध्यान से देख लेंगे भाई। देखो ध्यान से, इस वाले में और इसमें अंतर क्या है। ये जो मैंने पेंट किया इधर, ये पेंट है लाल ऑक्साइड अथवा पारे की कली। तो उत्तल को देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, इसका उभरा हुआ होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, यानी कि दबे हुए तल का होता है, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ गई।
तो हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा दर्पण। दर्पण में कितने प्रकार के पढ़े, समतल, गोलीय। समतल हमारे सिलेबस से कटा हुआ है, तो समतल के लिए हमने थोड़ा बताया क्या कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण पढ़ा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उड़ा हुआ होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। बात समझ में आ गई क्या, आगे चलते हैं। अब यहाँ इससे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, तो इसे मैं साफ करता हूं भाई। दर्पण को बनाया है तो इस कांच के खोखले गोले को लिया है, ठीक है लाडलो, ये लिया है और इसको यहां से काटा गया है, अभी काटा था हमने, मैं कैंची का चिन्ह लगा देता हूं भाई। इसका कोई केंद्र होगा और केंद्र होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी। तो पहला बात करते हैं, हमारी जो डेफिनेशन आएगी वो आ गया दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या बोला मैंने, दर्पण का वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र, क्या बोला मैंने, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या बोला डेफिनेशन, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे क्या, आगे वक्रता त्रिज्या। तो उस गोले की त्रिज्या, क्या बोला हमने, उस इधर मैं लिख लेता हूं इनको भाई, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो पहले क्या लिखा हमने, वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बात करते हैं, तीसरा लिखते हैं भाई, ध्रुव। क्या बोला हमने, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, क्या बोला हमने, दर्पण के, मान लीजिए दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे देखते हैं भाई, वक्रता केंद्र होगा मुख्य अक्ष। अब देखो ध्यान से, अब क्या है चौथा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, दर्पण के ध्रुव, यह है दर्पण का ध्रुव, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे देखते हैं, दर्पण का क्या देखा भाई, द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण के, यहां मैं चित्र बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे इसके, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये वाला भाग, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के या परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बोला हमने, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देखते हैं, दर्पण की मुख्य फोकस, देखेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दिया है इसमें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक विशेषता होती है कि दर्पण के जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है, मान लो कि दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये P फॉर पोल यानी कि ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाती है। तो डेफिनेशन क्या बनी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या डेफिनेशन समझ आ गई, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बात समझ आ गई क्या, आगे देखते हैं, फोकस दूरी। अब देखो ये आगे फोकस, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी या ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे,
स्मॉल f से। तो यहां तक क्या समझ में आया है? हमने पहले दोबारा से एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनेंगे। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे क्या होगा? दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है क्या कहलाता है बेटा? दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमने क्या बताया था? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक स्पष्ट होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है? तो डेफिनेशन याद करेंगे, बात करेंगे हम प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है? किसी भी बिंदु वस्तु से आने वाली कोई प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने? किसी भी बिंदु वस्तु से आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात, किसी भी बिंदु वस्तु से आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोबारा से सुनो सीधे शब्दों में, किसी वस्तु से आई कोई प्रकाश की किरण और अपवर्तन परावर्तन के पश्चात जब आई, जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश की किरणें आकर मिलेंगी, मान लो एक दूसरे को काटेंगी, वही बिंदु क्या होगा? उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो डेफिनेशन समझ आ गई। किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है बेटा? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। तो आभासी और वास्तविक में क्या, मैंने दोनों डेफिनेशन के साथ ही बोला है, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, मतलब एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तब ऐसा प्रतिबिंब कहलाता हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यदि वो मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मतलब यदि वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ आई क्या? दोबारा से सुनेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक यदि वास्तव में मिलती है, आभासी यदि मिलती हुई प्रतीत होती है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। इधर से मान लो कोई भी प्रकाश की किरण डाली जाएगी, तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दर्पण से संबंधित जो हम चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं, उस चिन्ह परिपाटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? दर्पण पे जो होती है प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, मतलब जो प्रकाश की किरण होंगी किधर से डाली जाएंगी? सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा देखते हैं, ऊपर की जो दूरी होती है ध्रुव के मुख्य अक्ष के, मतलब ध्रुव और मुख्य अक्ष के अनुदिश, मतलब इसकी दिशा में नापी जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां कैसी होती हैं? प्लस चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियां माइनस चिन्ह के साथ। बात समझ में आ गई? देखो सभी दूरियां मतलब जो प्रकाश की किरण होंगे बाईं ओर से डाली जाएंगी, सभी दूरियां मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाएंगी। आगे क्या है? मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और जो मुख्य मतलब आपतित किरण है, इस आपतित किरण की दिशा में मतलब इधर से इसकी जो दिशा में दूरियां होंगी वो सदैव पॉजिटिव चिन्ह के साथ होंगी, और इसकी जो विपरीत दिशा में होंगी वो कैसे होंगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तीन बातें याद रखनी है, ध्यान से सुनो।
सभी दूरियां, पहली बात कि जो आपतित किरण होगी वो सदैव बाईं ओर से आएगी, किसके अनुदिश होगी, मुख्याक्ष के अनुदिश। आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या है, मुख्याक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। आपतित किरण की दिशा में मतलब उसी दिशा के अनुदिश कैसे चिन्ह के साथ होंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती है। ठीक है भाई, ये हो गई इसकी चिन्ह परिपाटी, जहां भी हमें चिन्ह यूज करना है। आगे देखते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट होता है वो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि इसके बाद हम 6 कंडीशन पढ़ेंगे। और बेटा ध्यान रखना, 6 कंडीशन से आपके बोर्ड की परीक्षा में कम से कम एक कंडीशन, मतलब मान के चलो यहां से 2 नंबर मेरा मानना है जरूर ही लेकर चलेगा, क्योंकि 6 कंडीशन जब हम अभी दर्पण की पढ़ेंगे जो इमेज फॉर्मेशन की होती है, उसमें से एक कंडीशन को पूछता है, 2 नंबर में हो सकता है विकल्प पूछे या एक इमेज क्रिएट करा ले। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, हमारा क्या टॉपिक आता है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। किसके द्वारा, दर्पण द्वारा, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं, 3 नियम है। कितने नियम है बेटा, 3 नियम है। ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ बना रहा हूं। तो पहला नियम हम क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, यदि तुम्हें याद हो तो हमने फोकस की डेफिनेशन पढ़ाई थी। फोकस की डेफिनेशन क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है मुख्य फोकस कहलाता है। तो वहीं से पहला नियम दिया गया है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पहला नियम क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या है बेटा, दूसरा नियम देखते हैं। अब ये मान लो ये है मुख्य अक्ष, अब ये मान लो फोकस है, तो मुख्य फोकस से आई और ऐसे चलेगी। तो दूसरा नियम क्या हुआ, मुख्य फोकस से होकर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण या फोकस से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। 2 नियम, पहला क्या है देखो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तीसरा नियम है, तीसरा नियम ध्यान से सुनना, बहुत मोस्ट है, ये होगा इसका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए वापस चली जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस या बिना विचलित हुए चली जाती है। बात समझ आ गई? 3 नियम। पहले नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आई कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से आई कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। तो 3 नियम क्या समझ आ गए, तीनों नियम समझ आ गए ना। अरे पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई, फोकस से आई समांतर गई, वक्रता केंद्र से आई उसी मार्ग पर चली गई। बात समझ आ गई? हाई स्कूल वालों के लिए ध्यान देंगे बेटा, मैंने जितना अब तक कराया है कम से कम 2 नंबर का यहां से बन चुका है। तो हो सकता है अपवर्तन परावर्तन के नियम पूछ ले, प्रतिबिंब बनाने के नियम पूछ ले, तो इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम जो अब हमारा टॉपिक है वो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब क्या है हमारा टॉपिक, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें भी अब हम देखते हैं भैया, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बेटा। अब देखो कौन कौन से दर्पण है, 2 दर्पण है तो फिर दोनों से बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा, अवतल दर्पण
और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब हम पहले बात करेंगे दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से पहली बात करेंगे। देखो हमारा हेडिंग क्या है? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण भी दो प्रकार के हैं, उत्तल है, अवतल है। तो हमें किससे बनाना? तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन होंगी। इसकी कितनी कंडीशन होंगी? 6 कंडीशन। 6 कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण द्वारा बना रहे हैं हम। तो हमारा डेफिनेशन में सीधा हेडिंग डाल देता हूं, अवतल दर्पण द्वारा। तो पहला क्या हो गया? जब वस्तु अनंत पर हो। क्या है हमारा? जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस टाइम देखते हैं भाई। तो मैं इसका चित्र बनाता हूं। तो ठीक है, अब हम गोलीय दर्पण की जो प्रतिबिंब का बनना है उसमें अवतल दर्पण की 6 कंडीशन को पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु, कोई भी वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अनंत पर हो। तो प्रतिबिंब बनाने के हमने कितने नियम पढ़े? 3 नियम पढ़े। अगर हम इसमें तीसरे नियम के अनुसार बात करें, हमने पहले प्रकाश की किरण कहां से आई? वक्रता केंद्र से आई और उसी मार्ग पर वापस चली गई। दूसरे प्रकाश की किरण फोकस से आई और कहां से चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहां काटा? बिंदु आई पर काटा, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात करेंगे कैसा है? वास्तविक। प्रकाश की किरणें वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। बड़ा है या छोटा है? तो वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत छोटा है। सीधा है या उल्टा है? ध्यान से देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। और कहां पर है? मुख्य फोकस पर। तो जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा, उल्टा और मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। पहली कंडीशन। अब देखो हम धीरे धीरे इधर को चलेंगे। तो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन कैसी होगी? दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। देखो फिर वही अवतल दर्पण बनाया। यहां पर ये क्या आ गया? मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। ये मान लो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है कोई, जहां पर पहली प्रकाश की किरण मान लो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर ये चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण मान लो इसके कहां से गई? वक्रता केंद्र से ये गई और इसी मार्ग पर वापस चली गई। इन दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा? इस बिंदु पर काटा, जहां पर वस्तु, ये कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु। तो दूसरी कंडीशन क्या हुई? जब कोई वस्तु, मान लो ये वस्तु का प्रतिबिंब आई और ये है ओ ए। ओ ए कोई वस्तु है जिससे पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहां से चलेगी? मुख्य फोकस से होकर चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गई है? वक्रता केंद्र से गई है और वक्रता केंद्र जाने के बाद उसी मार्ग पर वापस चली गई। इन दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा है? बिंदु आई पर काटा है। यही इस ओ ए का प्रतिबिंब होगा। अब यहां देखो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है या आभासी है? तो प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा है? वस्तु से छोटा है और उल्टा है। और कहां है? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या हो? जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वस्तु से छोटा, उल्टा व फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। तीसरी कंडीशन देखेंगे हम। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु कहां होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब देखो वस्तु कहां आ गई? वक्रता केंद्र पर। तो इसके लिए चित्र देखते हैं। मान लो फिर वही अवतल दर्पण है। ये है ध्रुव और ये आ गया वक्रता केंद्र। यहां से पहली प्रकाश की किरण भेजो मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से चली गई? मुख्य फोकस से।
दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से भेज दो, कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां काटेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल वस्तु के नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे आई, ये चलेगी, ये चलेगी, ये हो गया फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसको सी ए मान लो और इसको सी ए डैश मान लो। देखते हैं क्या है, एक दर्पण अवतल दर्पण है और पहली प्रकाश की किरण कहां गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई है। कहां से चली गई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण क्या हुआ, मुख्य फोकस से होकर गई और कैसे चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। इन दोनों ने एक दूसरे को कहां काटा, बिंदु ए डैश पर, जहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक है आभासी, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। छोटा है या बड़ा, या बराबर, तो प्रतिबिंब कैसा है, बराबर। क्या है, बराबर। सीधा है या उल्टा है, तो उल्टा है। तो कहां है, वक्रता केंद्र पर। तो ये कंडीशन इसलिए स्पष्ट हो जाती, मोस्ट हो जाती, क्योंकि जो वस्तु, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के बराबर है, उल्टा है और उसी बिंदु पर यानी वक्रता केंद्र पर है। तो ध्यान रखने की कंडीशन मोस्ट है कि जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर, उल्टा व वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। तो देखते हैं फिर भाई, अवतल दर्पण है, ध्रुव P, यहां पर देखते हैं कहां गए, वक्रता केंद्र C, फोकस है, ये कोई वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, कहां से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेज सकते हैं हम भाई, दूसरी प्रकाश की किरण भी कहां से भेज दो, फोकस से होकर भेज दो। फोकस से भेजेंगे कहां चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये कहां काटेंगी, वक्रता केंद्र से आगे काटेंगी थोड़ा सा, यहां पर इसका। तो मान लो O ये वस्तु है, पहली प्रकाश की किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि फोकस से होकर जाती है, कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों एक दूसरे कहां काटते हैं, ए डैश पर, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी, उसका प्रतिबिंब देखो कहां प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच या वक्रता केंद्र के पीछे। तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। अब देखो आकार कैसा है, बड़ा है या बराबर है, तो आकार है बड़ा। क्या है, बड़ा। सीधा है या उल्टा है, तो उल्टा है। कहां है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। तो कहां है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। तो जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित होगी, उसका वास्तविक, बड़ा, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच प्राप्त होता है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु होती कहां, फोकस पर स्थित। जब वस्तु कहां है, फोकस पर स्थित हो, फोकस पर। फिर वही अवतल दर्पण बनाएंगे, ध्रुव ये आ गया P, ये आ गया मान लो फोकस। पहली प्रकाश की किरण भेज देंगे भाई कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो देखो फोकस से होकर जाएगी, यहां से चली गई, ये आई, ये चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से जाती है, ऐसे भेजेंगे और इस मार्ग पर ये चली जाएगी और ये अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। ऐसे आई, ऐसे चलेगी। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र C है। तो जब भी कोई वस्तु कहां होगी, फोकस पर स्थित होगी, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, आभासी। तो देखो अभी तो मिली नहीं है, लेकिन कहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कैसा होता है इसका भाई, वास्तविक। ठीक है, तो अनंत पर जाकर ये वास्तव में कहीं मिल रही होंगी, अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, आकार में वस्तु से बड़ा, यानी बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा।
कैसा होता है? सीधा, उल्टा, तो उल्टा। और कहां होता है? अनंत पर। कहां होता है? अनंत पर। तो जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा? अनंत पर स्थित होगा। इसकी लास्ट कंडीशन देखते हैं अवतल दर्पण की। अब वस्तु कहां पर रख दी है हमने? फोकस व ध्रुव के बीच। देखो भैया, ये आ गया ध्रुव P, ये आ गया फोकस F, यहां रख दी वस्तु, मान लो O A है। तो पहली प्रकाश की किरण कहां से भेजेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर भेजी कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण कहां से भेजेंगे? इसके वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो इनके बीच की दूरियां लगातार देखो बढ़ रही हैं, लेकिन इधर को डैश डैश से करेंगे और इधर मिलती हुई प्रतीत होगी। ये कंडीशन मोस्ट हो जाती है। क्यों? ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा। ध्यान रखना, एक ही कंडीशन, इसलिए मोस्ट हो जाती है। तो वस्तु कहां है? फोकस और ध्रुव के बीच है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से गई, उसी मार्ग को वापस चली गई। तो आपस में आगे देखो दूरी लगातार बढ़ रही, तो आप ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन पीछे मिलेंगे। इसको पीछे मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? आभासी। कैसा? बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा? सीधा। अब उल्टा नहीं होगा, कैसा होगा? सीधा। और कहां होगा? दर्पण के पीछे। तो बात समझ में आई कि जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा व दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन खत्म हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसको क्लोज करोगे।